स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की एक लास्ट रिवीजन के लिए तैयार हो। एक आखिरी क्वेश्चन पेपर आज हम करते हैं, तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे हैं, थोड़े से मुश्किल है, पेपर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो अच्छी तरीके से आप तैयार होकर बैठ जाइए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है 46, वो क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ वेवलेंथ, मतलब हमें वेवलेंथ का रेशियो निकालना है ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम जब वो 2 से 3 में गिरा और जब वो 4 से 6 में गिरा। तो दोनों की वेवलेंथ का जो है हमें रेशियो फाइंड करना है। देखिए बैकग्राउंड साउंड पे आप फोकस मत करिएगा, जो हम बस पढ़ रहे हैं बस उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर एच इनिशियल माइनस फाइनल का स्क्वायर, ठीक है, 1/λ का फॉर्मूला। तो आर एच तो हम एज इट इज ही रहने देते हैं, ठीक है, आर एच जो है हम एज इट इज रहने देते हैं। तो 1/n1 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा और 1/n2 का स्क्वायर जो होगा वो 9 हो जाएगा। एलसीएम इनका 36 आएगा, 4 9 36 और 9 चौक 36 हो जाएगा। तो जो हमारे पास 1/λ आएगा वो आएगा आर एच 5/36, ठीक है। आर एच जो होगा वो 5/36 होगा। एंड जो लैम्डा अब हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 36/5 r, ये हो जाएगा हमारा λ1, ठीक है। अब λ1 के बाद हम आगे देखते हैं λ2 कैसे निकलेगा। लैम्डा 2 के लिए ये जा रहा है 4 से 6 में, तो 4 चौक 16 हो जाएगा माइनस 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 और 6 6 36, इन दोनों का हमें एलसीएम सॉल्व करते हैं। तो 4 चौक 16, 4 निम 36, 4 एकम 4 और 9 एकम 9 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 और 16 निम हो जाएगा 144, हाँ 144। तो 144 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 16 निम 144 हो जाएगा, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/144, ठीक है। और जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 144/5 r आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों लैम्डा आ गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लैम्डा के रेशियोज फाइंड करने हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों लैम्डास के रेशियो फाइंड करने हैं। तो हमको फाइंड करना है λ1/λ2। λ1 जो है ये है 36/5 r और λ2 ये है 144/5 r, ठीक है। बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 36/144 r, ठीक है। अब 6 6 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, तो ये 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैटर ये नहीं करता कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, मैटर ये करता है आता हुआ क्वेश्चन आप कितना जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना समय बचाना है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी जो बायोलॉजी है वो हद मार के 20 या 25 मिनट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, तभी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर अपना टाइम निकाल पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वही करना जो अच्छे से आते हैं और एकदम बढ़िया से आते हैं। टाइम लगने वाले क्वेश्चन को आप क्या करना, सबसे एंड में करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है, ठीक है। इसमें लिखा है कि जो गैलियम है इसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है कि गैलियम एंड सीजियम आर मेल्ट्स ऑन आवर पाम, गैलियम और सीजियम जो है हमारी हथेली पर ही पिघल जाती है, ठीक है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या होते हैं, काफी कम होते हैं। तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अगला है पॉलिंग स्केल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए है, इसमें नाइट्रोजन का क्लोरीन का सेम नहीं है। देखिए नाइट्रोजन भी 3 है और क्लोरीन भी 3 है, क्योंकि 3 3.5 और फिर फ्लोरीन का 4 और देन फ्लोरीन उसके जस्ट नीचे होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत कर दी इन्होंने। आगे देखते हैं, ये सारे कंपाउंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। देखिए आर्गन हो गया 18, 19 माइनस 1 18, 17 प्लस 1 18, 20 माइनस 2 18, 16 प्लस 2 18, तो ये सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो करेक्ट ऑर्डर है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। तो इसमें हमको सिलिकॉन की तो हाईएस्ट दी हुई है, ठीक है, सोडियम की लोवेस्ट होगी। कंपेयर करना है हमें इन दोनों में। देखिए एल्यूमिनियम जो होता है वो आउटर मोस्ट 2p1 होगा और मैग्नीशियम जो होगा वो आउटर मोस्ट 2s2 होगा। तो 2p1 इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू 2s2। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगला लिखा है एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम। देखिए ऑर्डर जो होता है डाउन द ग्रुप वो यही होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो सीजियम सबसे लास्ट में इसका, और इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारी करेक्ट हो जाती है। तो अब हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी आएगी, सी और ई ओनली, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हमें मैचिंग करनी है। देखो सॉरी, मैचिंग में क्या है कि जो हमारे पास कोबाल्ट है, मैग्नीशियम आयन है, अच्छा ये कैटायन एनालिसिस के ग्रुप नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। कैटायन एनालिसिस के ग्रुप नंबर हमें दिए हुए हैं। तो इसमें जो कोबाल्ट होता है ये होते हैं 4th पे,
मैग्नीशियम ये होता है 6 पे, लेड होता है ग्रुप 1 पे, और एल्यूमिनियम होता है ग्रुप 3 पे। ठीक है, तो ये इनके मतलब सही ऑर्डर्स हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49, देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दी हुई है और आपको इसके फाइनल प्रोडक्ट की तरफ बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HX के साथ रिएक्शन हो रही है, वो भी इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ लगने वाला है हमारा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो वहां लगेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। इन दोनों में आप कंपेयर कर लो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है आपका और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन चारों बॉन्ड बना चुका है। तो इस जगह पर जब बॉन्ड टूटेगा तो आपका एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन हो रही है केसीएन से, तो केसीएन के साथ रिएक्शन के में क्या होगा कि जो साइनाइड है वो ब्रोमीन को क्या कर देगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, साइनाइड ब्रोमीन को कर देगा रिप्लेस, तो साइनाइड की जगह पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, सॉरी ब्रोमीन की जगह आ जाएगा साइनाइड। अब इसके साथ क्या हो रहा है, लास्टली सोडियम मरकरी अमलगम डाला जा रहा है इन इथेनॉल, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिडक्शन कर देगा, रिडक्शन कार्बन का भी होगा और नाइट्रोजन का भी होगा, मींस दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे और दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे। अब रिजेंबलिंग प्रोडक्ट जो है आप गैस कर सकते हैं वो कौन सा बना हुआ है। रिजेंबलिंग जो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा बना हुआ है वो है प्रोडक्ट नंबर 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। देखिए पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, तो जिनके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब हम यहाँ से छांटते हैं, देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स ये तो सारे के सारे वैसे ही डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, CN ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये इसकी सारी पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करा देगा तो अनपेयर नहीं बचेगा, ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। पूछा हमसे पैरामैग्नेटिक है। अब ये जो PPH3 है ये भी काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, ये भी सारे के सारे पेयरिंग करवा देगा, तो हमारे पास बचे कौन है, NiCl4 2 नेगेटिव और ये। ठीक है, तो ये दोनों ही कंपैरेटिवली वीक लिगेंड्स है, पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे, पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे तो यहाँ यकीनन अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो हमारे जो सही आंसर हो जाते हैं वो हो जाते हैं A एंड D ओनली। ठीक है, A एंड D ओनली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइक नाइट्रोजन कैन फॉर्म अमोनिया, ठीक है, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्साइन। हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है, ये दोनों बनाते हैं ये कंपाउंड्स। आगे लिखा है एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमोनी पेंटॉक्साइड। देखिए ऐसा नहीं है, एंटीमनी पेंटॉक्साइड काफी वेल नोन ऑक्साइड इसका एग्जिस्ट करता है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी गलत है, तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, 2 गलत है, तो सही जो ऑप्शन है वो हमारा थर्ड है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको एनर्जी और सॉरी रेडियस निकालनी है फर्स्ट बोर ऑर्बिट की, हीलियम के लिए भी और लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए भी। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटरी वाला क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, हीलियम की अलग निकालेंगे और लिथियम की अलग निकालेंगे, और लास्ट में उन दोनों को देखेंगे किस ऑप्शन में ये सही से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस साइड हम हीलियम को देख लेते हैं। हीलियम इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। ठीक है, रेडियस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आ जाएगा 52.9, 52.9 n स्क्वायर बाय z। ठीक है, तो 52.9 हमें निकालने फर्स्ट ऑर्बिट की है, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर z की वैल्यू है 2, तो हम इसको देखते हैं, तो 52 का हाफ कितना हो जाएगा, करीब करीब 26, तो 2 दूनी 4, 2 छीक 12 और 2 चौक 8, तो 26.4 पिकोमीटर हीलियम की रेडियस आई है। ठीक है, अब 26.4 देखते हैं हीलियम की रेडियस, ये काफी में है। ठीक है, हीलियम की रेडियस 26.4 यहाँ भी है, 26.4 यहाँ भी है, सब में ही है, इसका मतलब हमें आगे निकालना ही पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेट कर ही नहीं पाएंगे हम इसमें। अब हम हीलियम की रेडियस निकल गई, अब हम हीलियम की एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है 2.18 10⁻⁻18। ठीक है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन की तो वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो जेड इसी को ही देख लेते हैं, 2.18 इंटू जेड कितना हो जाएगा हमारा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 7 और 4 दूनी 8, 8.72 10⁻⁻18, 8.72 10⁻⁻18। तो हीलियम की जो एनर्जी आ रही है वो 8.72 आ रही है और 10⁻⁻18 आ रही है पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में हीलियम की जो एनर्जी है वो गड़बड़ है, और किसी ऑप्शन में भी सेम वैल्यू आ रही है, इसमें भी सेम वैल्यू आ रही है। चलिए कोई नहीं, पूरा ही निकाल देते जब यहाँ तक निकल चुका है तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिथियम के लिए देखते हैं।
लिथियम की जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 52.9 1 स्क्वायर। अब देखिए इसका जो Z होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 छिक 18 और 17.6 पिकोमीटर हो जाएगी रेडियस। ये यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम लास्ट इसकी एनर्जी और कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी है 2.18 10 टू पावर -18। एन स्क्वायर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, पर जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? जेड स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। जेड स्क्वायर जो है हमारा 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 या 19 के आसपास जो है ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 8 ने 72, 9 एकम 9 और 16, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19.62। तो ये सारी ही जो वैल्यू हमारी ऑप्शन 1 के अंदर मैच हो रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो देखिए जो मेन ग्रुप एलिमेंट है ना, इसमें आपका एस ब्लॉक भी आता है और पी ब्लॉक भी आता है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एस और पी ब्लॉक जो है आइडेंटिफाई करने हैं। 3s1 ये हो जाएगा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट में चला जाएगा। अब अच्छा हमारे पास ये 5pf ये हेलोजन के अंदर आ जाएगा। तो ए एंड सी ये हमारे सही ऑप्शन इसमें हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, डाल्टन की जो थ्योरी है वो गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइज होता है 3 स्टेप में, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो हमारा होता है ये, इसके 3 आयोनाइजेशन पॉसिबल हमें दिखा रहे हैं, ठीक है। पहले के लिए K1 आएगा, दूसरे के लिए K2 आएगा, तीसरे के लिए K3 आएगा। अब इसके रिलेशन में दे रखे हैं, देखो फाइनल जो Ka होता है वो इन सब का मल्टीपल होता है, और जब हम इसको लॉग में ले लेंगे तो लॉग सारे ऐड हो जाएंगे, पहला वाला, ठीक है। आगे है कि H3O प्लस स्ट्रॉन्गर एसिड है H2PO3 से, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनसे Ka की वैल्यू ज्यादा आएगी तो बात सेम ही होगी, तो ये इस तरीके का तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है। तो 59 का A ठीक है, B ठीक है और C ठीक है, A B एंड C ओनली। चलिए अगले, एक सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और उनकी हमें ऑक्सीडेशन निकालनी है सिर्फ उन एलिमेंट की जिनको अंडरलाइन किया हुआ है। देखो पोटेशियम तो +1 होता है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो होते हैं ऑक्सीजन, इनकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। पेरोक्साइड में -1 होती है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। और H2SO4 में 2 4 दूनी 8 6, ये +6 हो जाएगा, तो ये इसका ऑक्सीजन मतलब सही है, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउटफुल लग रहा है कि ये कैसे आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन का नंबर मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो बता दूंगा कि वो क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली आया कैसे है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 1 मिनट है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% रिएक्शन, ठीक है। तो हमको टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इसका इस्तेमाल करके हम के निकाल लेंगे, के की वैल्यू हो जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाय 1, ये एज इट इज हम यहाँ रख देंगे। तो हमारे पास जो टी आ जाएगा, टी आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693। अब लॉग को देख लेते हैं, 100 था, 99.9 खत्म हो गया, तो 0.1 बचा होगा। तो 100 बाय 0.1 ये 1000 आ जाएगा। 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और log 10 हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये करीब करीब 3 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा अराउंड 10, ठीक है। तो करीब करीब इसका जो आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 लिखा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। देखो इसके लिए हमें कुछ रूल्स ध्यान रखने होते हैं कि रूल ये होता है कि अगर जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है, उतनी हाई स्प्लिटिंग होगी, जितनी हाई स्प्लिटिंग होगी उतनी लो एनर्जी वेवलेंथ जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब करी जाएगी, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी कम वेवलेंथ जो है वहां पर एब्जॉर्ब करी जाएगी। अब इसमें हमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखना है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इसमें जो है वो है ये वाला। अब जो अमोनिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर वाटर से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा ये। अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है, देखो ये तो हमको पता चल गया कि जो लीस्ट वेवलेंथ होगी हमारी, लीस्ट वेवलेंथ होगी हमारी, अच्छा हमें लीस्ट वेवलेंथ तो बी की है। अब बी हमारे पास 2 ऑप्शन में है, ठीक है। अच्छा बी के बाद ए आएगा, जैसे ए हमारा ए के ऑप्शन में, ठीक है। पर फिर भी हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। अगले में ना H2O लिखा है, देखिए H2O दोनों ही सिचुएशन में सेम है।
अब यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा मतलब हमारे मेटल एटम पे, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। हाई चार्ज मतलब हाई स्प्लिटिंग, और हाई स्प्लिटिंग मतलब लो वेवलेंथ। अब चार्ज देख लीजिए किसके ऊपर ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है इसके ऊपर, तो इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट करना, मैं उसका जो भी डिटेल कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। अब लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज ए प्रोडक्ट। देखिए सोडा लाइम लिया हुआ है, तो जहां भी सोडा लाइम यूज किया जाता है वहां पर डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ पे निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। एन हेक्सेन मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये बिल्कुल बनेगा, ठीक है। एरोमेटाइजेशन, ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है। अच्छा इस रिएक्शन में बेंजीन नहीं बनेगा, इस रिएक्शन में जो है फिनॉल बन जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम एक एक करके कंपाउंड चेक करते हैं। पहला कंपाउंड है हमारा पेंट वन इन, ठीक है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोपाइल चेन हो जाएगी, और ये तो ये सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला है टू मिथाइल हेक्सटूइन, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पर मिथाइल है हमारा, और यहीं पर टू है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, ये पूरा का पूरा एंटायरली चीज डिफरेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन वन कॉमा वन डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, वन कॉमा वन डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट आता है। देखो तीन नहीं बन पाए तो ऑब्वियसली बात है चौथा आएगा, पर फिर भी देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, सॉरी ये बेंजीन बनाने की आदत इतनी लग गई है, साइक्लोहेक्सेन भी बना तो भी बेंजीन बन जाता है। चलिए तो वन कॉमा टू डाई मिथाइल, ठीक है। एक मिथाइल हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और एक मिथाइल हमारा यहाँ पर है। तो एक तो ये फॉर्म बन जाती है इसकी, बन जाती क्या है, बन गई है। एक मिथाइल यहाँ पर हमारा और एक मिथाइल यहाँ पर हमारा, तो ये सिस ट्रांसफॉर्म जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। लिखा है कि मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम आपको दिया हुआ है 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये हमें लेमडा एम दिया हुआ है। आगे हमको पूछा है कि भाई अल्फा कितना होगा, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है लेमडा एम बाय लेमडा एम नॉट, ठीक है। अब हमारे पास लेमडा तो है, लेमडा एम नॉट नहीं है, तो मोनोबेसिक जो है इसकी हमें आयनिक फॉर्म दी हुई है, तो हम ये निकाल सकते हैं लेमडा एम नॉट। इनको हमें सिंपली सम कर देना होगा पोलरस लॉ के अकॉर्डिंग। 50.49 करके देख लेते हैं। 349.6 और 50.4, 10 10 10 और 4, तो ये आ गया हमारा 400, ठीक है। तो जो लेमडा आ गया हमारा 90/400 आ जाता है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना आंसर आता है इसका, कैंसिल तो होने वाला नहीं है ये। तो हम ये बाहर रखते हैं, ये अंदर पॉइंट लगाया जीरो, 40 दूनी 80 हो जाएगा, तो 0.2 दो में है, तो 10 आएगा ये। फिर एक और जीरो, चार दूनी फिर 8 हो जाएगा, फिर बचेगा दो, तो 0.225, बिल्कुल सही। ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ स्टेटमेंट बेस्ड। लिखा है हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो। देखो अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, ये मॉलिक्यूल पढ़ा है हमने, तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो है इनकरेक्ट। अगली स्टेटमेंट बढ़ते हैं। लिखा एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट भी गलत है। बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होता है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होती है, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज हो सकती है बट, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी गलत है। अगली एक और रिएक्शन देखते हैं, मतलब स्टेटमेंट सी लिखी हुई है। कोई रिएक्शन दी हुई है हमें मीथेन की फॉर्मेशन, डेल्टा एच का साइन दिया हुआ है माइनस में, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी होती है वो क्या होती है, अगर आपको इतना आंसर पता है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी तो सब कुछ ठीक। देखिए रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट की सारी एनर्जी तो निकल ही चुकी है, तो अगर रिएक्टेंट की सारी एनर्जी निकल गई है तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कम होगी। अब हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कहाँ कहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ भी कम है, ठीक है। तो जगह एनर्जी कम है, तो अब हमको ये देखना है कि भाई एंथैल्पी का साइन कहाँ ज्यादा बेटर फिट हो रहा है। देखो डिफरेंस इन एंथैल्पी जो है वो यहाँ ज्यादा ठीक हो रही है, यहाँ तो बल्कि ये एक्टिवेशन एनर्जी जैसा और लग रहा है, तो इसका जो ऑप्शन वन है वो ज्यादा सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच ऑफ द कंपाउंड विल हैव मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। इसमें से सॉल्यूशन के अंदर मिनिमम कंडक्टेंस किसका होगा? देखो जिसके आयंस कम उसका कंडक्टेंस कम। अब आयंस किस किस के अंदर कम है? मुझे तो इन दोनों के अंदर ही कम लगाई दे रहे हैं। तो हो सकता है या तो ये एम्बिगस क्वेश्चन है या फिर ये शायद पेपर की मिसप्रिंटिंग हो सकती है। तो बाकी इसमें टोटल 4 आयंस हैं, इसमें टोटल 2 आयंस हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो भाई बाहर की तरफ कुछ लिखा ही नहीं है। या तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं या फिर क्वेश्चन की मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैचिंग करनी है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब बहुत ज्यादा मॉइस्चर जब हवा में भर जाता है तो लिक्विड इन गैस ए के साथ जो है सेकंड है, एक ही ऑप्शन में है। चलिए बाकी के भी देखते हैं। अलॉयज जो होते हैं सॉलिड इन सॉलिड होते हैं। अमोनिया, सॉरी अमोनिया नहीं, अमलगम। अमलगम जब किसी को मरकरी के साथ अलॉय बनाया जाता है तो अमलगम इज लिक्विड इन सॉलिड एंड स्मोक इज सॉलिड इन गैस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें कई सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और हमको इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। चलिए एक करके चेक करते हैं। XeO3, देखो जिनोन के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 8, ऑक्सीजन के होते हैं 6, तो 6 48 हो जाएगा। टोटल कर दो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। टोटल हो जाए 6 सेकंड। ये 8 गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा। तो XeO3 ये हो जाते हैं 8, ठीक, और ये हो जाते हैं 3 × 6। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 है, तो ये हो जाएगा 8 और 6 18। 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26। अब हम इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 × 24, बचेगा 2, तो आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा sp3। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हो जाएगी sp3। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। XeF2, Xe की आ गई 8, F के बाहर आते हैं 7 और 7 दूनी हो जाएगा 14, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22, 8 दूनी 16 या 24, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 4 और 2 बचेगा 6। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 3 मतलब 5, तो ये हो जाएगा sp3d। तो sp3d ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब है XeO और F4, तो 8 + 6, 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 34। 28 और 6 34, 34 और 8 42, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और 2 एकम 2 6, तो ये हो जाएगा sp3d2। sp3d2। अब लास्ट है हमारा XeF4, तो Xe है हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के बाहर होते हैं 7, 6 7 42 और ये हो जाएगा 50। 8 पंजे 40, 8 6 48, बचेंगे 2, डिवाइडेड बाय 1 आएगा 1, तो हो जाएगा 7। तो sp3 और db3, sp3d3। तो इससे हमारी सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आ गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गए ऊपर के सारे हमारे? हाँ जी बिल्कुल हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पर आपके पास एन मिथाइल एनिलीन है, बेंजीनामाइन है, इथेनामाइन है और एन इथाइल अमाइन है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ तो बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ तो घटती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ जो है बढ़ती है, क्योंकि बेस क्या होते हैं? बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, और एसिड जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बढ़े हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें बेंजीनामाइन का। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा बेंजीनामाइन का। अब देखो ये जो रिंग है ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रही है, ठीक है। और कौन है हमारे पास? बेंजीनामाइन है, एन मिथाइल एनिलीन है। एन मिथाइल एनिलीन, तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया इसके पास। और क्या है? एन इथाइल इथेनामाइन है, एन इथाइल इथेनामाइन है, 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ गए हमारे। और कौन है? इथेनामाइन है, ये 1 डिग्री हो गया। तो अगर हम देखें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो ये एन इथाइल इथेनामाइन है ये सबसे पहले आएंगे। एन इथाइल इथेनामाइन सबसे पहले, उसके बाद आएगा इथेनामाइन, उसके बाद आएगा एन मिथाइल बेंजीनामाइन और उसके बाद आएगा एनिलीन। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं सबसे कहां पर हमारा मैच होता है। बेंजीनामाइन इधर है, एन मिथाइलामाइन, इथेनामाइन, इथेनामाइन है, और एन इथाइल इथेनामाइन। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है उसका एकदम करेक्ट ऑर्डर इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे बेसिक नहीं एसिडिक ऑर्डर जो हमें पूछा है। एसिडिक ऑर्डर हम बिल्कुल इसके हिसाब से लगाएंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप लगा होगा उतना ज्यादा ही वो है
एसिडिक हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए फॉर्मिक एसिड में कोई नहीं लगा, तो इसका मतलब ये हाईएस्ट होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर घटता जाएगा। तो इस ऑप्शन को देखिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ दो लगे हैं और यहाँ पर तीन तीन लगे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा है अमंग द फॉलोइंग चूज द वन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किसके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम बाकी सारी देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास और इनटू Na। मास है 212, ये है 106, करीब करीब दो टाइम में चला जाएगा, तो ये हो गए हमारे 2Na। अब इसमें एटम्स पूछे हैं तो दो, तीन, तीन और तीन छः, मतलब 12 Na हो जाएगा। तो इसके जो एटम्स हैं वो है 12 Na। अगला है मास बाय मोलर मास 248/62, तो ये 6 चौक 24, फोर टाइम्स चला जाएगा। अब यहाँ पर कितने एटम है, तीन है, तो ये 12, ये भी 12 Na आ जाएगा। 240 अपॉन 40, 4 6 24, और यहाँ पे कितने एटम है, यहाँ पर है टोटल तीन एटम, तो 18 Na हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 ग्राम हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ दो एटम है, तो ये भी 12 Na हो जाएगा। एंड लास्ट देखते हैं 220 डिवाइडेड बाई 44, तो दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो एकम दो, 110, मतलब अगर हम देखें तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ये 5 आ जाएगा। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, हाँ ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे एटम कितने हैं, 2 और 1 3, तो 15 Na। तो इसमें से हमसे पूछा है इक्वल नंबर ऑफ एटम है इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, A B and D ओनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये निकल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर एज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, बिल्कुल ठीक है कि पैरामैग्नेटिज्म का जो एकदम एक्सट्रीम केस है उसको हम फेरोमैग्नेटिज्म नाम दे देते हैं। आगे कहते हैं द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम इज द सेम एज नोडियम। चलिए वही कंफिगरेशन करके देखते हैं। क्रोमियम जो होता है ये होता है आर्गन 3d5 4s1, तो 2 पॉजिटिव के लिए ये रह जाएगा 3d4। अब नोडियम जो होता है वो होता है जिनोन और 4s2 54 55 56, एक सेकेंड, जिनोन 4s2 55 56 हो जाएगा, और ये इसमें आ जाएगा 4f 4f 55 56, 56 और 4 60, और इसके पास भी, अच्छा ये 3d है, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये 4f है, तो यहाँ पर 4f3 बचेंगे। तो इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम नहीं है। तो इसमें हमारी पहली स्टेटमेंट ठीक है, पर दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन मैचिंग का है। विटामिन B12 इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन, और इसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट है विटामिन B कैल्सिफेरॉल, इसकी वजह से हो जाता है रिकेट्स, जो पैरों की हड्डियां घूम जाती है। अगला है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की वजह से हो जाता है चिलोसिस, लिप्स के कॉर्नर फट जाते हैं। एंड विटामिन B6 ये होता है पायरिडॉक्सिन, इसकी वजह से कन्वर्जन आते हैं, फिर से होते हैं ना, दौरे पड़ते हैं, तो वो, तो ए के साथ 4 है, बी के साथ थर्ड है, ए के साथ 4, बी के साथ थर्ड, सी के साथ 1, डी के साथ सेकंड, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कुछ मैचिंग दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, इनको सेपरेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है भाई इनको सिंपली गर्म कर दो, ठीक है। क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ये इजीली सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो सकते हैं। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि क्रूड ऑयल्स के या पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है थर्ड ऑप्शन में। अगला है ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटाइल। ग्लिसरॉल जो है
ये अगर इसको बॉईल करें तो ये टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इसको हमें डिस्टिलेशन करनी होती है अंडर रिड्यूस्ड प्रोसेस, मतलब प्रेशर। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा एनिलीन एंड वाटर। देखो एनिलीन और वाटर जो है, इनके बीच में जो एनिलीन है बहुत इजीली वेपराइज हो जाएगा, तो हम इसको सिंपल स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो ए के साथ 4 है, बी के साथ 3 है, सी के साथ 1 है और डी के साथ सेकंड है। ये हमारा एकदम सही आंसर है। चलिए अगला काफी भयंकर क्वेश्चन है, देखने से ही लग रहा है। लिखा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो मतलब आपको इसमें काइनेलिटी का कॉन्सेप्ट भी चेक करना है। और लिखा आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका क्लोरीनेशन कर करके देख लेते हैं। देखो एक क्लोरीन जो है हम यहां लगा सकते हैं, एक क्लोरीन हम यहां लगा सकते हैं, एक क्लोरीन यहां भी लग सकता है। अब देखो चाहे अगला क्लोरीन आप यहां लगाओ या यहां लगाओ, वो बात बराबर है। तो 4 तो हमारे पास ये आ गए। अब हम यहाँ पे कायरलिटी को ढूंढते हैं कि कायरलिटी कहाँ कहाँ पर हमारी हो सकती है। ठीक है, अगर हमारा क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स नहीं है, तो नई कायरलिटी नहीं बन रही। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी कायरलिटी नहीं आ रही, हम क्या करते हैं कायरलिटी को इस पहले वाले कार्बन पे लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 ये हो जाएगा और एक एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर कायरलिटी चेक करते हैं इस वाले कार्बन की। इसका एक CH2Cl हो गया, एक ग्रुप CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन है और एक ये इथाइल हो गया। तो इसके मतलब सारे ही जो बॉन्ड है वो अलग अलग हो गए। तो ये जो है हमारा एक सेंटर हमें मिल गया, इसका एक और इमेज क्रिएट हो जाएगा, एक और ऐड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ लगा के देख लिया। ठीक है, अब एक जगह हम और लगा के देख सकते हैं। अगर हम इसे इस वाले हाइड्रोजन की जगह लगाएं, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक हम यहाँ पर कोई क्लोरो लगा दें, या तो अब यहाँ पर देखें, एक तरफ एक्स है, एक तरफ एच है, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ ये पूरा है। तो एक स्टीरियो सेंटर हमें यहाँ पर ये मिल जाता है। तो हमें 2 स्टीरियो सेंटर मिल जाते हैं। इसका मतलब एक इसका भी एक और ऐड कर दिया जाएगा। तो मैक्स कितने हो गए हमारे पास 6, तो इसका आंसर हो गया 6। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके और तरीके से जो है आंसर कमेंट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अमंग द गिवन कंपाउंड 1 से 3 करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत सिंपल तरीके से निकल सकती है। सबसे ज्यादा होगी इन ट्रिपल बॉन्ड्स की, सेकंड नंबर पे आएगी इस वाले बॉन्ड की। ठीक है, अब ऑब्वियस ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और सबसे कम आएगी इस वाले की, क्या सिंगल है। तो 2 1 3 ये देखिए कहां पर है, 2 1 3 ये यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला एक और क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द बैकवर्ड रिएक्शन रेट। ठीक है, थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा, ये इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, याद रखना कि इसका ये वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, ये सही ऑप्शन है इसका। चलिए, तो यहाँ पे हमको लिखा है द बैकवर्ड रिएक्शन रेट। जो बैकवर्ड रिएक्शन रेट है इज हायर देन फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बाय अ फैक्टर ऑफ 2500। चलिए ठीक है, और आपको यहाँ पर टाइम दिया, सॉरी टेम्परेचर दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है, ये सबसे अच्छी बात की हुई है। हमको क्या निकालना है इसमें, केपी निकालना है। तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए केपी के बीच में और केसी के बीच में रिलेशन क्या होता है। ये होता है केसी आर टी और इसकी पावर होती है डेल्टा एन। ये जो डेल्टा एन है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट, सिर्फ गैसियस इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर हमें दोनों दे दिए हैं, गैसियस प्रोडक्ट है 2, रिएक्टेंट है 1। तो एन की वैल्यू जो है वो 2 - 1 1 आ जाएगी। ठीक है, आर दिया है, टी दिया है, हमें निकालना है केसी। ठीक है, तो आप लोगों ने आई गेस पढ़ा ही होगा कि जो केसी होता है वो फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड के बराबर होता है, मतलब फॉरवर्ड के और बैकवर्ड के इनके जो रेशियो होता है इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कह सकते हैं। इनको हमें दिया हुआ है, तो जो हमें केबी तो दिया हुआ ही है, केबी को हम लिख देंगे के एफ बाय इंटू 2500। के एफ से के एफ कट गया, अभी हम हमारे पास 1/2500 आ गया है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 1/25 रहने देते हैं और 2 जो जीरो होंगे उसको ऊपर पहुंचा देते हैं। इससे 2 जीरो इसको और दे देते हैं, ये 100 हो जाएगा। तो हम ये 25 चौक 100 और 10 की पावर -4 इसको कर देते हैं। ठीक है, केसी हमारा ये आ गया। तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वैल्यू आर, आर को हम ले लेते हैं 1 2 8.3 और 10⁻⁻²। इसमें और हमको क्या ऐड करना है टी,
टेम्परेचर जो कि हो जाएगा 10⁻3। अच्छा, इनकी पावर 1 आएगी तो 1 से इतना कुछ वो नहीं है, किसी की पावर 1 होती है तो वही आ जाता है। तो अब देखिए हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4×3 = 12, 8×4 = 32 और एक 33। तो ये हमारे पास कुछ डिजिट्स आई हैं। अब ये डिजिट्स हमें कहाँ दिखाई देते हैं, सिर्फ एक के अंदर, और वो ऑप्शन है 3। बाकी इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। -4, -2, -6 हो जाएगा, इसमें 3 को ऐड कर दोगे तो ये माइनस का 3 रह जाएगा। अब देख लीजिए आंसर वही आ रहा है, 0.033। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ये वाला सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, लिखा है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड। इसको ठीक है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे किया गया है, क्योंकि ड्राई स्टेट में डिकम्पोज हो जाता है। बिल्कुल ठीक है ये। अगला है, इंजर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट, हेंस आयोडोबेंजीन प्रिपेयर्ड बाय डाइजोनियम सॉल्ट विद केआई। ये भी ठीक है। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल ठीक है। आयोड केआई से बनाएंगे तो रिएक्शन जो है रिवर्सेबल हो जाती है, इस वजह से थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। देखो ब्रोमीन वाटर का जो टेस्ट होता है वो अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए होता है। अब यहाँ अनसैचुरेशन देख लो कहां पर आ रही है, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन में, ये नहीं देगा। चलिए अगला भयंकर क्वेश्चन दिख रहा है। लिखा है कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है, और एक हमारे पास CN ग्रुप है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिए हैं वो भी एक्सेस में, और उसका हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये इसको भी 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और ये इसको भी 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल हमें सिर्फ एक ही जगह दिखाई देते हैं और वो है ये। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा 5 मोल्स ऑफ लिक्विड एक्स, एक्स के दिए हैं हमें 5 मोल, एंड 10 मोल्स ऑफ लिक्विड वाई, इसके दिए हुए हैं 10 मोल्स। इनका जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 70। आगे लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स, मतलब प्योर एक्स जो है इसका वेपर प्रेशर है 63, और वाई वाले का जो प्रेशर है वो है 78। और ये बताना है कि ये क्या शो करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। चलो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा। देखो ऑब्जर्व तो हमें 70 दे ही दिया है, हम कैलकुलेट देखते हैं कि कैलकुलेट जो है और ऑब्जर्व जो है ये एक दूसरे से अलग है, सेम है, कम है या फिर ज्यादा है। तो ठीक है, हम निकालते हैं पहले इनके मोल फ्रैक्शन। एक्स का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा आपका मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो 1/3 हो जाएगा। वाई का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो आएगा मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, 2/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनके प्रेशर्स को निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर होगा एक्स के लिए, अगर हम निकालें तो एक्स का पार्शियल प्रेशर है 63, और मोल फ्रैक्शन है 1/3। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये आ जाएगा 21। ठीक है, और अगर हम वाई के लिए निकाल के देखें तो वाई का प्रेशर है 78, मोल फ्रैक्शन है 2/3। तो 3 दूनी 6 और 3 6 18, 26 दूनी 52 हो जाएगा। अब पी टोटल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 21 और 52, ये हो गया 73। अब देखो जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो कैलकुलेट प्रेशर से कम है। ऑब्जर्व प्रेशर अगर कैलकुलेटेड प्रेशर से कम है तो जो सॉल्यूशन है वो क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है शुगर एक्स है, हनी में पाई जाती है, कीटो शुगर है, अल्फा बीटा एरोमेरिक फॉर्म भी होती है, और लीवो रोटेटरी है। ये आपको समझ ही आ गया होगा, ये फ्रक्टोज की बात चल रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई मोल्स नहीं है, एक ही है। यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ पे एक ही रहेगा। तो हाईएस्ट जो होगा वो होगा Na2SO4 का, क्योंकि वेंटो फैक्टर सबसे ज्यादा इसी का क्रिएट हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ प्रोसेस दी हुई है और सामने एंजाइम्स दिए हुए हैं। तो हेबर प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट ही होता है। वेकर प्रोसेस में या वेकर ऑक्सीडेशन में PDCl2, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये सारे सेम सेम ही दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 देख लो किसमें, इसी में ही है। तो ये बड़ा अजीब क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एस्टर्स है और हमको एस्टर्स को रिड्यूस करना है एल्डिहाइड में। तो ये काम सिर्फ एक ही जो है कर सकता है, वो है डाइबल। डाइबल करता है ये काम, डाइबल डाइबल डाइबल, ये रहा हमारा। ये काम डाइबल कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर पाता ये, क्योंकि हमें ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है। पार्शियल ऑक्सीडेशन सॉरी पार्शियल रिडक्शन जो है वो यही कर रहा होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और आदर्शन रीजन है हमारे पास। एक तरफ आयोडीन है, SN2 रिएक्शन फास्टर देन Cl। भाई आयोडीन जो है फास्ट चला जाता है, क्यों? आयोडीन बहुत जल्दी टूट जाता है, इसको एक अच्छा लीविंग ग्रुप मानते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी छोड़ के चला जाता है, तो रिएक्शन फास्ट कर लेगा। तो रीजन भी ये लिखा है कि बेटर लीविंग ग्रुप, ये दोनों है और करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमको एक रिएक्शन दी है, N2 प्लस O2, ये NO2 बनाते हैं, इसकी एंथैल्पी ये दी हुई है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। अब लिखा है हाई यील्ड ऑफ NO, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? टेम्परेचर बढ़ा के? जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर घटा के? नहीं। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा के और ऑक्सीजन का भी कंसंट्रेशन बढ़ा के? बिल्कुल ठीक है। लिए चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि अगर आप किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हो तो भी फॉरवर्ड जाएगी, और अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम कर देते हो तो भी फॉरवर्ड जाती है। तो इसमें A, C एंड D ओनली, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बतानी है Ba2 पॉजिटिव की, और क्या क्या दिया हुआ है? SO4 का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी दी हुई है, और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन भी दी हुई है BaSO4 की, ठीक है। तो चलिए पहले हम इक्वेशन को देखते हैं कि भाई स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन तभी होगी जब Ba और SO4 मिलकर BaSO4 बनाएंगे, इसका तो हमें निकालना है, और ये हमको दी हुई है -349, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस अगर हम रिएक्टेंट करें तो 349 है, ठीक है। तो हमको करना है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो रिएक्शन की एंथैल्पी जो होगी वो होगी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब BaSO4 की एंथैल्पी में से माइनस कर देंगे हम इसका जो रिएक्टेंट है, और ये इनकी को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। अब BaSO4 की हमें दी हुई है ये, मतलब ये भी हमको दिया हुआ है कितना? ये हमको दिया हुआ -4.5, ठीक है। BaSO4 को इधर देखते हैं, BaSO4 को हमको दिया हुआ है -349, ठीक है, माइनस बी ए का तो हमको निकालना ही है, ठीक है, प्लस, और SO4 की कितनी दी हुई है? -216, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 216, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर था ना, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? पहले माइनस कर लेते हैं। तो 349 में से हमको माइनस करना है 216, ठीक है। तो 6 में से ये जाएगा, बचेगा 3, ये भी बचेगा 3, और ये बचेगा 1, ठीक है। तो ये बना है हमारे पास माइनस का 133। अब ये माइनस का 133 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 133, कोई डेसिमल तो नहीं है कि नहीं? यहाँ पे नहीं है और यहाँ पर आ जाएगा 4.5, ठीक है। तो ये बचेगा 5 ये बचेगा 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8, और इधर बचेगा 12, 128.4, ठीक है, 128.4, वो भी माइनस, हाँ इधर इधर माइनस का नहीं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का जो है हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब K दिया हुआ है 0.03, तो इसको कितना टाइम लगेगा 7.2 से 0.9 तक होने में? कितना टाइम इसको जो है लगेगा? तो टाइम का हम फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 डिवाइडेड बाय K, जो कि है 0.03 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, तो ये आ जाएगा 9872, और ये थोड़ी सॉल्विंग करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो पहले हम log 8 को देखते हैं। log 8 देखो, log 2 की वैल्यू तो हम इसको 2 की पावर 3 कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा, और log 2 है हमारा 0.301, तो 3 एकम 3, 3 जीरो 3 तिया 9। तो अभी हमारे पास जो कैलकुलेट करना है वो है 303 अपॉन 0.3 मल्टीप्लाई 0.903, ठीक है। ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट हटाते हैं, इधर 3 जीरो आ गए, ये पॉइंट हटा देंगे तो 3 जीरो फिर आ जाएंगे। अब इतना लंबा करके फायदा क्या है? देखो ये जो 2.3 है ना, हम इसको करीब करीब 3 ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा 0.9 है, अगर हम इसको करीब करीब 1 ले लें, और तो ये हो जाएगा हमारा 2 ही हो जाएगा, और 2 को हम डिवाइड करें 0.3 से, पॉइंट हटाएगा ऊपर ये चला जाएगा, तो 3 6 18। अब करीब करीब देखो 6 से रिलेटेड इसकी आंसर आना चाहिए। देखो एग्जैक्टली करेंगे तो एग्जैक्टली भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है,
पर अभी हमको सॉल्व करना, तो उसका जस्ट थोड़ा तुक्का बता रहा हूँ आपको किस तरीके से जो है ये हो सकता है, ठीक है। तो 2.303 और इसको अगर हम डिवाइड करें तो करीब करीब इसके आसपास का आंसर आना है। बाकी एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना, अगर एक्जैक्टली ये आंसर आया तो ठीक है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट जो है, की कॉन्सेप्ट जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है वो यही है, ठीक है। की कॉन्सेप्ट इसका यही लगेगा। बाकी रहा सवाल कैलकुलेशन, क्योंकि केमिस्ट्री यही खत्म हो गई, इसके बाद जो चल रहा है वो सिर्फ आपका गणित है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छा है तो आप कर सकते हो, वरना चला जाएगा, ठीक है। और मैं भी पेपर को, मतलब इसको वीडियो को इसी तरीके से बना रहा हूँ कि मैं खुद ही एक एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी फटाफट से फटाफट हो सके, आपको एक ही पेपर के अंदर बहुत सारा समय ना लगे, ठीक है। आप घंटे भर के अंदर ये वीडियो देख के कवर कर लो, उसके बाद फिर अपनी खुद की भी वीडियोस देखते हो। मैं वीडियो खींचना नहीं चाहता, मेन चक्कर ये है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो। एक साइक्लिक ईथर है हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर देखेंगे किस किस का कायरल सेंटर है। 4 कार्बन है और ईथर भी है, 1 2 3 4, 4 कार्बन और ईथर भी है। ये कैसे जुड़ पाएगा? फिर तो ये ऐसे ही जुड़ पाएगा। चलिए एक ये हो गया। यहाँ पर कोई हमारे पास एक्स्ट्रा बॉन्ड या कोई कायरलिटी, मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ पे कोई कायरलिटी आ रही है। चलिए कोई नहीं, अब हम क्या करते हैं, 4 से 3 करते हैं। 1 2 3 और यहाँ कार्बन, एक मिथाइल ये बना दिया। कोई स्टीरियो सेंटर देखेंगे फिर बाद में। अब इस कार्बन को हम यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, एक कार्बन यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। 4 कार्बन का हो गया, फिर 3 कार्बन का हो गया। चलिए 2 कार्बन का भी करके देख लेते हैं। बचा हुआ एक कार्बन आप यहाँ लगा सकते हो, एक कार्बन यहाँ लगा सकते हो, या दोनों जगह एक ही कार्बन लगा सकते हैं। अब मैटर क्या करता है, हमको स्टीरियो सेंटर ढूंढना होगा इसमें। वैसे तो स्ट्रक्चर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रक्चर हो गए हैं, ठीक है। तो हमको ढूंढने हैं स्टीरियो सेंटर। इस कार्बन के सारे सब्सटीट्यूएंट देखो अलग अलग है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ एच है, और एक तरफ ये है। भाई ये स्टीरियो सेंटर क्रिएट कर रहा है, और कौन कौन स्टीरियो सेंटर क्रिएट कर रहा है वो देखते हैं। तो स्टीरियो सेंटर जो है हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टीरियो सेंटर एक हमारा बन सकता है ये वाला, ठीक है। इसके चारों जो है डिफरेंट आने चाहिए। एक स्टीरियो सेंटर ये बन गया। एक स्टीरियो सेंटर, एक क्यों, दो यहाँ भी स्टीरियो सेंटर बन जाएगा, तो 3 स्टीरियो सेंटर हो चुके हैं अभी तक हमारे पास, ठीक है। 3 स्टीरियो सेंटर हो चुके हैं। इसके अलावा और कोई स्टीरियो सेंटर? 3 4, 1 2 3 4, 1 2 से एक चीज और पॉसिबल है इसके अंदर, 1 2 3 4, ठीक है। 5, मतलब ये 1 2 3 4, इसके साथ अगर हम इथाइल लगा दें, अगर इथाइल लग जाए तो एक स्टीरियो सेंटर हमारा यहाँ भी पॉसिबल हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 कंपाउंड ये हो गए, 2 इनके और डबल मान लो, 8 हो जाएंगे, 9 और 10, तो करीब करीब 10 इसके आइसोमर बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो टोटल आइसोमर बन रहे हैं वो 10 बन रहे हैं। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट प्रॉपर्टी मेंशन। चलिए पहले डायपोल मोमेंट चेक करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट ऑब्वियस सी बात है इसका ही आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करते हैं। देखो इसके पास 8 है, 4 चले गए तो 2 लोन पेयर बचे हैं। इसके पास 8 थे, इसके 2 4 6 चले गए। नहीं, ये नंबर ऑफ लोन पेयर का जो है नई बात बनेगी। बॉन्ड लेंथ, अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, इनमें से किस किस के पास है बॉन्ड लेंथ? ओ एच, कार्बन एच नहीं, ये बॉन्ड ऑर्डर का भी लेंथ ये गलत है। बॉन्ड एंथैल्पी, नाइट्रोजन की ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन की ज्यादा है, फिर हाइड्रोजन की ज्यादा है, ये ठीक है। तो इसमें हमारा ए ठीक है और डी ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू लसाइन टेस्ट। देखिए लसाइन टेस्ट में सल्फर को, कार्बन को, हेलोजन को, इनको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया जाता है, और एक ही क्वेश्चन है जहां पर ये नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और सेशन हमारा केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होता है खत्म। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कल के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं।